Hello everyone and welcome to your channel HomeoMeds. So today we're gonna start with chapter 8 of Stuart's Close Philosophy. ठीक है, तो ये चैप्टर का नेम है जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी. सो वन बाय वन वी विल सी कि स्टुअर्ट क्लोज ने इसमें क्या समझाया रिगार्डिंग विद द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी. तो फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीजेस. ठीक है, ह्यूमन पैथोलॉजी जो है ना एक साइंस है जो ट्रीट करती है डिजीज़ को या किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को लिविंग ह्यूमन बींग्स की. इट इज़ अ कस्टमरी टू डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू जनरल एंड स्पेशल पैथोलॉजी. ठीक है, तो पैथोलॉजी है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जनरल और स्पेशल पैथोलॉजी. ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जो स्पेशल पैथोलॉजी है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू मेडिकल पैथोलॉजी, जो कि हमारी मेडिकल पैथोलॉजी एंड सर्जिकल पैथोलॉजी. ठीक है, तो अब पैथोलॉजी को हमने किस में डिवाइड किया हुआ है, जनरल में और स्पेशल में. ठीक है, तो जनरल पैथोलॉजी स्पेशल पैथोलॉजी दो टाइप की पैथोलॉजी हमने डिवाइड की हुई है फॉर आर कन्वीनियंस टू स्टडी इट. ठीक है, फिर स्पेशल पैथोलॉजी को मेडिकल सिस्टम ने मेडिकल पैथोलॉजी और सर्जिकल पैथोलॉजी में डिवाइड किया है. जो मेडिकल पैथोलॉजी है वो इंटरनल डिरेंजमेंट्स का डील करती है, यानी कि इंटरनल मॉर्बिड कंडीशन को ठीक करने के लिए काम करती है. और सर्जिकल पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस. ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस क्या क्या बीमारी पर्सन को हो रही है उसको सर्जिकल में पढ़ेंगे. फिर जनरल पैथोलॉजी बेयर्स द सेम रिलेशन टू स्पेशल पैथोलॉजी दैट फिलॉसफी बेयर्स टू स्पेशल साइंसेस. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखो भाई जैसे जनरल फिलॉसफी है, ठीक है, ये जिस टाइप से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सिस्टम का, इसी टाइप से हम हमारी जो फिलॉसफी होती है ना ये भी मेडिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. It is a synthesis of analysis made by special pathology. It deals with principles, theories, explanation and classification of facts. ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं. वाइल द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द मॉडर्न वन पैथोलॉजी आर एक्सेप्टेड इन लार्ज पार्ट बाय ऑल schools of medicine serve as the common basis of the therapeutic art. There are enough variations and differences, particularly in general pathology, arising for contemplation of the subject from homeopathic point of view to justify the creation of a special field or department called homeopathic general pathology, especially it is concerned with chronic diseases. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मॉडर्न पैथोलॉजी है ये वाइडली एक्सेप्टेड है बाय ऑल द स्कूल्स ऑफ मेडिसिन. ठीक है, और ये कॉमन बेसिस की तरह लोग जो फिजिशियंस होते हैं है ना वो यूज़ करते हैं उसे एज अ आर्ट ऑफ थेरापेटिक्स. ठीक है, उसमें बहुत सारे काफ़ी अच्छे वेरिएशंस और डिफरेंसेस हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली जनरल पैथोलॉजी में जो कि कंटेम्पलेशन से आया है, कंटेम्पलेशन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर हम पैथोलॉजी को स्टडी करेंगे तो उसे हम होम्योपैथिक जनरल पैथोलॉजी कह के स्टडी करते हैं. तो इसके लिए सेपरेट ब्रांच होनी चाहिए, वो इस टाइप से हम एक हिंट दे रहे हैं. ठीक है, तो जनरल होम्योपैथिक जनरल पैथोलॉजी होनी चाहिए और वो जिससे किससे कंसर्न करेगी, वो मेनली इट गोना कंसर्न विद क्रोनिक डिजीजेस. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जनरल पैथोलॉजी जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है उसी के टाइप से हमें होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें अपनी डिजीज़ को पढ़ना है, ठीक है, स्पेशली कौन सी क्रोनिक डिजीज़ को पढ़ना है, तो हमें एक ब्रांच ऑफ साइंस चाहिए जिसको हम होम्योपैथिक जनरल पैथोलॉजी बोल सकें. फिर वो कहते हैं होम्योपैथी डिफर्स विद रेगुलर मेडिसिन. वी ऑल नो दैट हमारा सिस्टम अलग है. ठीक है, क्योर करने का तरीका अलग है, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन देने का तरीका अलग है, एंड इट्स इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन ऑफ सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. ठीक है, हम अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और अलग तरीके से अप्लाई करते हैं अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस को. It is these differences of interpretation and the practice growing out of them which give homeopathy its individuality. ठीक है, इसी से हमारी होम्योपैथी अलग है सबसे, एंड कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस एज अ डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन. ऑलराइट, दीज डिफरेंसेस आर प्राइमरीली फिलोसफिकल. ठीक है, और सबसे पहली चीज़ जो हमारी डिफरेंट है वो क्या है, फिलॉसफी है हमारी होम्योपैथी में. दे हैव टू डू मेनली विद द इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट अपॉन विच ऑल आर एग्री. ठीक है, तो हम मेनली कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपनी साइंस को, एक्सप्लेनेशंस को फैक्ट्स के बेसिस पे जिस पे सभी एग्री करेंगे एंड विच ऑल एक्सेप्ट, और सब लोग एक्सेप्ट भी कर सकें. These differing interpretations arise from differing व्यू पॉइंट्स. ठीक है,
और ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैं. मॉडर्न साइंस इन जनरल एंड मेडिकल साइंस इन पर्टिकुलर रिगार्ड द फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम अ मटेरियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट. ये कह रहे हैं कि हम अलग इसलिए भी हैं, एक तो हमारे फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हमने अपनी फ़िलासफ़ी क्रिएट की है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट क्रिएट किए. फिर दूसरे कहते हैं कि मॉडर्न साइंस से अलग इसलिए भी हैं क्योंकि वो दुनिया को एक मटेरियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही डिफरेंट है. इट एंडेवर्स टू रिड्यूस ऑल थिंग्स टू द टर्म ऑफ मैटर एंड मोशन. ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ एट द एंड फिजिक्स पे आके रुक जाती है, कहाँ पे, मैटर और मोशन पे आके. No valid objection could be raised to this if its definition of these terms were broad enough to include all the facts. ठीक है, और हम जो चीज़ करें ना वो कहीं ना कहीं आके थोड़ी सी इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा वीक पड़ जाती है बिकॉज हमारे पास कोई जनरल डेफिनेशंस नहीं है हमने डिफ़ाइन करने के लिए टर्म्स को. जैसे उन लोगों ने किया हुआ है कि लाइक दे हैव स्ट्रॉन्ग डेफिनेशंस, वो क्या कहते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री इन सब की बेसिस पे अपनी डेफिनेशंस प्रिपेयर किए हुए हैं, तो उनको मानना ईजी है. और हमारे पास ऐसे फिक्स टर्म्स नहीं हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा मैटर वीक पड़ जाता है. ठीक है, बट फेलिंग इन दिस एंड डेलिबरेटली क्लोजिंग इट्स आइज एंड रिफ्यूजिंग टू सी सर्टेन ग्रेट फंडामेंटल फैक्ट्स विच आर नॉट कवर्ड बाई इट्स डेफिनेशन. तो कह रहे हैं भले ही हम इस चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं, ठीक है, भले ही हम इस चीज़ में अपनी आइज़ क्लोज कर सकते हैं, इट्स नो मैटर, रिफ्यूजिंग टू सर्टेन ग्रेट फंडामेंटल फैक्ट्स, है ना. और बहुत से लोग इन सब चीज़ों को भले ही ना माने, विच आर नॉट कवर्ड बाई इट्स डेफिनेशन, भले ही हमारी डेफिनेशंस के थ्रू कवर्ड फैक्ट्स नहीं हैं. ठीक है, हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं एंड ऑफ विच देयरफॉर नो एक्सप्लेनेशन कैन बी मेड. ठीक है, उस डेफिनेशन के बिना एक्सप्लेनेशन नहीं बना सकते, ऐसा उनका मानना है. तो मेडिकल साइंसेज फॉर्मुलेट सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस विच आर नॉट ओनली इनएफिशिएंट बट ऑफन पॉजिटिवली हार्मफुल. ठीक है, तो क्योंकि वो लोग अपनी एक सोच बनाए हुए हैं कि जो चीज़ डिफ़ाइन हो सकती है, जो चीज़ साइंस के थ्रू प्रूव हो सकती है, उसी के बेसिस पे आप मेडिकल साइंस को मानते हैं. ठीक है, बट हमारी चीज़ें उससे कुछ ज़्यादा आगे हैं बिकॉज वी हैव फिलोसफिकल माइंड सेट ऑल्सो. व्हेन वी आर लुकिंग टू अ पेशेंट वी ऑल्सो सी हिज बिहेवियर, हिज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए आपको फिलोसफी की नीड है. Homeopathics medical science views the facts of universe in general and medical facts in particular. ठीक है, तो हम अपने फैक्ट्स को कैसे देखते हैं यूनिवर्स इन जनरल और मेडिकल फैक्ट्स के थ्रू फ्रॉम अ वाइटलिस्टिक एंड सब्सटैंशियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट. ठीक है, तो हमारा स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम वाइटलिस्टिक और सब्सटैंशियलिस्टिक तरीके से अपनी चीज़ों को देखते हैं, यानी कि हम बिलीव करते हैं वाइटल फोर्स पे और सब्सटैंशियल चीज़ों पे. Standpoint that is from standpoint of substantial philosophy which regards all things and forces. ठीक है, तब substantial को अगर हम डीप में समझेंगे, if we have to see this, देखिए substantial मतलब होता है real, यानी कि considerable, of considerable importance, size और worth. ठीक है, तो हमारी जो चीज़ें हैं एक तो वाइटल फोर्स पर डिपेंडेंट है, दूसरी हम रियलिटी से चीज़ों को डील करते हैं. ठीक है, सब्सटैंशियल है जो कि सब्सटेंस फॉर्म में हम देख सकते हैं. ठीक है, इस टाइप से कुछ लाइक सब्सटैंशियल फिलॉसफी है, हम डोजेस के ऊपर बात करते हैं. विच रिगार्ड्स ऑल थिंग्स एंड फोर्सेस इंक्लूडिंग लाइफ एंड माइंड. ठीक है, ये भी सब्सटैंशियल ही हो गया क्योंकि हम लाइफ और माइंड के बेसिस पे भी चीज़ों को डील कर रहे हैं एज सब्सटैंशियल एंटिटीज़ हैविंग अ रियल ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस. ठीक है, अब कहीं पे फोर्स है, अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है तो आप फोर्स नहीं देख सकते हो, बट वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करती है और उसी के बेस पे हम बोलते हैं कि अ पर्सन इज़ अलाइव, राइट. और उसकी लाइफ कैसे चल रही है, वाइटल फोर्स की बेस पे चल रही है, तो ये सब्सटैंशियल चीज़ हो गई. लाइफ और माइंड हमारी सब्सटैंशियल बेसिस हैं फिलॉसफी की, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, जो हम फील भी कर रहे हैं और जो हम अपने अराउंड नोटिस भी कर सकते हैं. इन होम्योपैथिक फिलॉसफी लाइफ एंड माइंड आर फंडामेंटल वेराइटीज़ ऑफ द यूनिवर्स. तो इस चीज़ को हम मार्क कर लेंगे, दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि होम्योपैथिक फिलॉसफी में लाइफ और माइंड जो हैं दो फंडामेंटल वेराइटीज़ हैं यूनिवर्स की. Alright, next we have, upon the recognition of this basic fact rests Hahnemann's doctrine of the vital force as set forth in the organon
अबाउट विच देयर हैज़ बीन सो मच डिस्कशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसी चीज़ के बेसिस पे ये लाइफ और एग्जिस्टेंस की बात के ऊपर ही हैनीमैन सर ने एक डॉक्ट्राइन बनाया है, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, जिसके थ्रू हम वो बताते हैं कि कैसे वो अफेक्टेड होता है, कैसे वो उसके अफेक्टेड होने से बीमारी आती है, और कैसे वो ठीक हो जाएगा तो पेशेंट भी ठीक हो जाएगा, उसकी हेल्थ की स्टेट वापस आ जाएगी। यही सब ऑर्गन ने बताया है, और जिस पे इतना सब कुछ डिस्कशन किया गया है, जिसके लिए सारी फिलॉसफी बनाई गई है। All the doubt as to Hahnemann's position is removed and the subject is placed beyond controversy so far as he is concerned by the final 6 revised edition of the organ। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस चीज़ पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है। ठीक है, इस चीज़ पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है, लेकिन उन सब चीज़ों के बियॉन्ड जाकर उन्होंने एक सब्जेक्ट बनाया है जिसको हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, और उसका एक 6th रिवाइज्ड एडिशन के साथ उन्होंने इस चीज़ को दुनिया के सामने रखा है, विच एट लास्ट एक्सेसिबल टू द प्रोफेशन। ठीक है, एट द एंड उससे एक नया प्रोफेशन खड़ा हुआ, विच इज़ होम्योपैथी। In the edition, Hahnemann invariably uses the term vital principle instead of vital force. Even speaking, ये चीज़ आप देख लीजिए, 6th एडिशन में हमें क्या बताया गया है, हमें पहले से पता है क्या कि वाइटल प्रिंसिपल को वाइटल फोर्स बोला गया है। ठीक है, ऑलराइट। Even speaking in one place of the vital force of the vital principle, thus making it clear that he holds firmly to substantialistic view of life, that is life is substantial objective entity। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल बोल दिया है। ठीक है, फोर्स उन्होंने वर्ड ही हटा दिया क्योंकि फोर्स सब्सटैंशियल चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगा, तो उन्होंने प्रिंसिपल डाला उसकी जगह। ठीक है, प्रिंसिपल डाला है क्यों, क्योंकि वो लाइफ को सब्सटैंशियल फॉर्म में जस्टिफाई कर रहे हैं, लाइफ को एक सब्सटैंशियल ऑब्जेक्टिव एंटिटी मान रहे हैं, अ प्राइमरी ओरिजिनेटिंग पावर और प्रिंसिपल, एंड नॉट अ मियरली कंडीशन और मोड ऑफ मोशन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये कोई, आप इसको फिजिकल टर्म्स में नहीं नाप सकते हो वाइटल फोर्स को। ठीक है, देयर इज़ नो क्वांटिटी ऑफ वाइटल फोर्स ना, तो अब जिस चीज़ की क्वांटिटी नहीं है तो उसको आप, क्वांटिटी फोर्स की तो क्वांटिटी होती है क्योंकि, ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट सब्सटैंशियल विच इज़ नॉट रियल। ठीक है, तो प्राइमरीली उन्होंने पावर और प्रिंसिपल वर्ड यूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है वाइटल फोर्स मोशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, बट वाइटल फोर्स इज़ नॉट द मोशन। फ्रॉम दिस कंसेप्शन अराइजेज डायनेमिकल थ्योरी ऑफ डिजीजेस। इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे डायनेमिक थ्योरी ऑफ डिजीज़ बनाया उन्होंने। ठीक है, उसमें क्या बताया, अपॉन विच इज़ बेस्ड दैट हैनीमैन पैथोलॉजी, विच इज़ बेस्ड द हैनीमैन पैथोलॉजी। ठीक है, विच इज़ द डिजीज़ इज़ ऑलवेज प्राइमरी और मॉर्बिड डायनेमिकल और फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने क्या बताया है, उसमें उन्होंने ये बताया है, डायनेमिक थ्योरी को अंडरलाइन कर लेंगे, उसमें उन्होंने बताया कि डिजीज़ जो होती है प्राइमरीली एक मॉर्बिड डायनेमिक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस है काहे की, वाइटल प्रिंसिपल की। अपॉन दिस इज रियर्ड द एंटायर edifice of therapeutic medications governed by the law of similia as selective principle। ठीक है, अब प्रिंसिपल को क्योर करने के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ सिमिलिया एक नया प्रिंसिपल बनाया गया जिसके बेसिस पे हमने थेरापेटिक मेडिकेशंस को यूज़ किया ताकि हम इस वाइटल प्रिंसिपल को ठीक कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।